ये तब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज क्या देखेंगे? वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जो वर्षा ऋतु है या मानसून का जो आगमन है वो कैसे होता है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ठीक है, यह दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ देखिए ये रहा हमारा भारत। ठीक है, थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, मिस्टेक होगा तो उतना नहीं समझना है। ठीक ना, यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। देखिए यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पर पूरा लो प्रेशर बनता है। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर पूरा हाई प्रेशर होता है इस जगह पर। अब हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पवन पता है आपको हाई से लो जाती है, तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर से ये चलेगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, हाई प्रेशर से पवन चलेगा और ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर ये जो समुद्र का रास्ता है, ये जो कौन सा रास्ता है, ये गर्म रास्ता है। ठीक है, और गर्म रास्ता होने की वजह से क्या करता है, ये गर्म हवाओं को लेकर के आता है। ठीक ना, नमी इसमें कुछ होती है, गर्म हवाएं की नमी रहती है और ला करके यहाँ पर बरसा देता है लो प्रेशर में। इसी चीज को यहाँ पे बताया है। अब यहाँ देखिए, चूंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये बताए कि गर्म जो जिस एरिया से गुजरती है, ये गर्म एरिया से गुजरती है, इसलिए अपने साथ गर्म नमी लेके आती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वेग से चलती है। कितने की स्पीड से चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में जो रफ्तार है पवन का वो कितना है, 30 किलोमीटर तक वो जा सकती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवन देश के शेष भागों में लगभग 1 महीना में पहुंच जाती है। केवल अगर उत्तर पूर्वी को छोड़ दिया जाए, जो 7 सिस्टर वाली राज्य है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ने के बाद ये जो मानसून है लगभग 1 महीना में पूरे भारत के राज्यों में पहुंच जाती है। अब देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट में पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये जो कह रहा है कि जो दक्षिण पश्चिमी पवन है, ये जब दक्षिण पश्चिमी पवन जब आती है, ठीक है, पहले तो यहाँ देखिए बता रहे आपको हम, दक्षिण पश्चिमी पवन जो है किस तरह से आती है, वो आपकी चलती है इधर, जैसे ये भारत रहा। ठीक है, ये जो इधर से घुस रही है, ठीक ना, ये जो दक्षिण पश्चिमी पवन है ये मानसून को लेकर के आती है और ये मानसून लाती है और ला करके ये बहुत भारी वर्षा करवाती है। लगभग कितना, 250 सेंटीमीटर। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। मतलब जो दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें भी कुछ वर्षा होती है। यद्यपि यह क्षेत्र विशिष्ट छाया क्षेत्र में आती है, जबकि ये जो विशिष्ट छाया क्षेत्र कम वर्षा होने वाली स्थान है उसमें आती है, उसके बावजूद भी ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है वो वहाँ भी विशिष्ट छाया क्षेत्र वाले में भी आपको मानसून करवा देती है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर ये चीज दिखा रहा है कि कैसे दक्षिण पश्चिम पवन जो है आती है, मानसून का आगमन किस तरह से हो रहा है। देखिए यहाँ से घुस रही है, ऐसे आगमन हुआ, इधर से आई, इधर आगमन हुआ, इधर से आई, ये क्या समुद्र से पानी उठा करके लेके आ रही है, इधर आगे बजड़ा जा रही है, इधर लेके आई, इधर जून में इधर। ठीक है, ये चीज आपको बता रहा है कि 5 जून को यहाँ, 1 जून को यहाँ, 10 जून को यहाँ। ठीक ना, कैसे कैसे हवाएं आ रही है, कैसे कैसे जा रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अत्यधिक वर्षा है वो देश के पूर्वी भागों में होती है। ठीक ना, अत्यधिक वर्षा 7 सिस्टर वाले राज्यों में होती है। तो आप लोग पूछिएगा कि वहाँ क्यों होती है, तो वहाँ पर हिमालय का जो पहाड़ है वो भी आपका विस्तृत है, और पहाड़ इस तरह से विस्तृत है कि जो पवनें जाती हैं उस पवनों को रोक लिया जाता है, कहता है कहाँ जा रहे हो, चलो यहीं पे बरसो। ठीक है, इसके वजह से उत्तर पूर्वी वाले भागों में ज्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के
खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसीनराम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मतलब ये कहाँ, मेघालय का जो मानसीनराम है जो खासी पहाड़ी में पड़ता है, सबसे अधिक जो है विश्व का औसत वर्षा सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। ठीक है, कितना 1080 सेंटीमीटर होता है मानसीनराम में। गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की और वर्षा की मात्रा जो घटती चली जाती है। अगर हम लोग देखें गंगा की जो गंगा ऐसे नदी बह रही है, तो हम लोग पूरब से अगर पश्चिम की ओर जाए, जैसे ऐसे पश्चिम की ओर जाएंगे क्या होगा, मात्रा घटती चली जाएगी वर्षा का गंगा के हिसाब से। ठीक है, राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में भी बहुत कम वर्षा होती है। ये जो मानसून है ये क्या करती है, गुजरात और राजस्थान में भी वर्षा तो कराती है लेकिन बहुत कम, न के बराबर करवाती है। ठीक है, मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटन है वर्षा में विराम। ठीक है, इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह की अंतराल होती है। दूसरे शब्द में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। मानसून में आने वाले विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होती है। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। अब देखिए, ये कहना ये चाह रहा है कि वर्षा जो होगी वो मानसून के साथ रुक रुक के होती है। इसका इजी लैंग्वेज में समझिए कि कभी वर्षा हुआ 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा रुक गया, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा रुक गया। मतलब वो नियमित रूप से नहीं हो रही है। जब मन हुआ तब वर्षा, जब मन हुआ तब शांत हो गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। आगे अब देखिए, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। जब ये जो मानसून गुजरती है और ये मैदान के ऊपर जाकर के बरसती है तो क्या होता है, इनके भागों में, मैदानी भाग में क्या होता है, वर्षा बहुत अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियाँ में पूर्व पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। अगर ये हिमालय की तरफ चला गया तो वो क्या करता है, कभी कभी आपको बर्फबारी देखने को मिलता है, और वही अगर नदियों की तरफ चला गया तो पूर्ववर्तीय जल ग्रहण क्षेत्र में जो है नदियों के ऊपर वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आ जाते हैं और एवं जान माल की भारी क्षति होती है। और जब ये मैदानी क्षेत्र में, देखिए मैदानी क्षेत्र में वर्षा हुआ, नदियों के ऊपर वर्षा हुआ, जब मैदानी क्षेत्र में वर्षा हुआ तो बह के कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं नदी में जाएगी, और नदी में भी हो ही रहा है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा विनाशकारी नदियाँ जो है विनाशकारी रूप ले लेती है और बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या होता है, जान माल में भारी क्षति होता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं और मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो कहाँ बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो बंगाल की खाड़ी में वर्षा होगी। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को उसको अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि बारिश कब आएगा कब नहीं आएगा। देखिए, ऐसे स्थिति में क्या होता है, हम आपको बताते हैं। ऐसे स्थिति में ये होता है कि इसमें मानसून जो अर्ध नमी वाला वर्षा भी होता है, शुष्क वर्षा भी होता है, जिसके कारण वहाँ पर बारिश तो होता है लेकिन उसके साथ सूखा भी होता है। दक्षिणी गोलार्ध में घूमने लगता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होने लगता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर ही क्लियर किया। शुष्क एवं आर्द्र स्थिरता, तीव्रता, आर्द्रता एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आता है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ा रहता है। वही कि एक आर्द्र नमी है, एक तरफ वर्षा हो रही है तो दूसरी तरफ सूखा है। ठीक है, तो एक तरफ बाढ़ आ रहा है तो कहीं एक तरफ, दूसरी तरफ सूखा है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होती है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्य का अव्यवस्थित कर देता है। इसका कोई अता पता नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो जब अव्यवस्थित है तो किसानों का भी कंफर्म नहीं है, जिसके वजह से उनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक ना, आगे देखते हैं मानसून की वापसी। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ से सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब वाले गर्त उत्तर मैदानों के ऊपर
स्थिर हो जाती है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिर हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अब देखिए ये कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध और जो सूर्य है जो घसकने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध ठंडा हो जाता है। ठीक है, जो सूर्य की जो किरणें थी, अभी गर्मी के मौसम में क्या था, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य पृथ्वी जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, उससे ऐसा स्थिति बना था कि सूर्य की जो सीधे किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आ रही थी। लेकिन जब हम लोग मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर के समय जाते हैं तो सूरज जो है पृथ्वी के धीरे धीरे नजदीक आने लगता है। ठीक है, और जब धीरे धीरे वो नजदीक आता है तो वो ऐसा स्थिति बनता है कि सूर्य की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सूर्य जब पृथ्वी से नजदीक रहता है तो जाकर के हम लोग को ठंडा लगता है, लेकिन जब सूर्य पृथ्वी से दूर रहता है तब हम लोग को गर्मी लगता है। स्थिति ये बनती है कि जब सूर्य पृथ्वी से दूर रहती है तो जो सीधी किरणें हैं सूर्य की वो सीधे उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, और हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और जैसे जैसे वो नज़दीक आती है तो ऐसी स्थिति बनती है कि सूर्य की जो सीधी किरणें है वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ के दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ठंड लगने लगती है। ठीक है, इसी बात को ये यहाँ पे समझाया है। आगे देखिए, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित का काल होता है। जो अक्टूबर से नवंबर का महीना है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत, मतलब जो वर्षा ऋतु हो रही है उससे वह ठंडे ऋतु की ओर परिवर्तित होता है, ठंडे ऋतु की ओर बढ़ता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च हो जाता है जबकि रात ठंडी और सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्थिति के कारण दिन का मौसम असहज हो जाता है। इसे कवार का उमस भी कहते हैं। अब देखिए तापमान जब ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तो आप लोग खुद ही समझ गए, उतना कुछ है नहीं। जब तापमान जब ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, मौसम जो असहज हो रहा है, और असहज होता है जब वो मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब अभी आप बारिश की वजह से आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि बारिश होता है और उसके बाद जो धूप निकलता है जिसके वजह से बहुत भयानक हम लोग का जो मौसम जो होता है, बहुत ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको क्या कहते हैं, क्वार का उमस के नाम से जानते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अब जब अक्टूबर का जो महीना आता है उसमें क्या होता है, उत्तर भारत जो है उसमें जो अक्टूबर शुरू होकर लास्ट होते रहता है, तब तक जो तापमान है वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से गिरना आपका शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसीनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, इतना तो पता ही था। इसमें स्टेग्माइट और स्टेग्लामाइट जो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्या, कौन सा जगह, तो मानसीनराम प्रसिद्ध है। ठीक है, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। निम्न दाब जो है नवंबर का जो शुरुआत है उसमें उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, जो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें निम्न दाब अवस्थित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होती है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होती है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। अब ये जो अंडमान के पास जो हाई प्रेशर बन रहा है वो सीधे आती है, आकर के लो प्रेशर की ओर बजड़ाती है और धर के पूरा पानी बजाड़ देती है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भारी वर्षा होता है हमारे भारत में। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होती है। जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है अधिकतर देखा जाए तो हम लोग के लिए विनाशकारी ही होती है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। देखा जाए तो जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी है, इस जहाँ पे सघन आबादी रहती है, इस जगह पे सघन आबादी क्यों रहती है, अपने साथ वो कुछ निक्षेप लेकर के आती है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है, जब इतना बोल दिए निक्षेप लेकर के आती है तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके वजह से सघन आबादी की जो संख्या है ज़्यादा है। लेकिन जब वो वर्षा होती है, चक्रवात लेके आती है, तो इसके कारण वहाँ पर अधिक
माल क्षति होती है। ठीक है, कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाती है। ये जो चक्रवात है वो तो कभी कभी उड़ीसा में भी घुसती है, पश्चिम बंगाल में भी घुसती है और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात के कारण होता है। कोरोमंडल तट कौन सा? कोरोमंडल तट आपका ये वाला। ठीक है, समझ गए। अब बात आती है वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक ना। अब देखा जाए तो जो पश्चिमी तट है और उत्तरी पूर्वी भारत है उसमें 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हो रही है, जबकि वहीं हम लोग राजस्थान का देखें तो राजस्थान में 50 या 60 सेंटीमीटर के लमसम वर्षा होती है। देखिए ये फोटो है, आप लोग फोटो देखिएगा। यहाँ पर बता रहा है कि 400 सेंटीमीटर जो वर्षा हो रही है वो दिखाया है कि यहाँ पे 400 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, इस तरह से बताया है। 200 से 400 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, जो ज़्यादा जो वर्षा हम लोग को देखने को मिल रहा है उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिल रहा है, और जो कुछ बचा खुचा है वो कहीं ना कहीं उत्तरी मैदान थोड़ा सा छेक करके रखा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो भी क्यों? तो यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय जो लग रही है, हिमालय की सीमा, हिमालय जो लग रही है जिसके वजह से क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है। ठीक है, नहीं तो इधर कुछ अगर चले आए तो प्रायद्वीपीय पठार की तरफ भी थोड़ा मोड़ा आपको देखने को मिल रहा है, 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा जो होती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये कुछ है, न्यूज़पेपर है, इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हो गया। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूरब में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में भी वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, ये आप बताइए क्यों होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है, हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित होती है। ये भी ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष में दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा का मात्रा में भिन्नता होती है। एक वर्ष में जो मानसून है और दूसरा वर्ष में होगा उसमें भी दोनों में भिन्नता होती है, दोनों समान नहीं होती है। वर्षा के विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट में भी वृक्ष छाया प्रदेश अधिक पाई जाती है। अंततः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आते हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। ये कह रहा है कि मानसून जब आती है तो जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता वहाँ भी कुछ वर्षा होती है, लेकिन जहाँ पर मानसून अच्छा कहर अपना ढाती है वहाँ पर देखा जाए तो अधिक बाढ़ आता है, और जहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर पानी की कमी ही रह जाती है। ठीक है, मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडा पवनों से भारी उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ये तो बता चुके हैं, जो हवा आती है मध्य एशिया की तरफ से उससे हमें हिमालय बचाता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश के बावजूद भी उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र का प्रभाव कारण न तो अधिक गर्म पड़ती है न ही अधिक सर्द पड़ती है। ये तो आप लोग समझ गए कि ना ही ज़्यादा उसमें गर्मी पड़ता है, नहीं ज़्यादा सर्दी पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर टेम्परेचर का कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, अपने साथ हवा ही लेकर के आती है। ठीक है, वो कभी गर्म हवा लेकर के आ रही है, कभी ठंडा हवा लेकर के आ रही है, जिसके वजह से उतना असर नहीं पड़ता है। हवाई लाती है और पूरा का पूरा जो तटीय है उसको पूरा का पूरा ठंडा करके चली जाती है, पूरा का पूरा गर्म करके चली जाती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान के दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उसके संबंधित ऋतुओं के दिशाएं चेक एक लक्ष्य पर इतना कुछ खास नहीं लग रहा। देखते हैं आगे और कुछ है कि नहीं है।
आसमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारत इसके जीव का अवनिष्ठ इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार उत्सव सभी इन्हीं मानसून लक्ष्य के चारों ओर घूम रहा है। वही कह रहा है कि मानसून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मानसून से ही हम लोग का जीवन चल रहा है, कृषि चल रहा है, त्योहार मनाते हैं, सब कुछ मानसून पर ही डिपेंड है। मान लीजिए अगर वर्षा नहीं होगा तो हम लोग को खाने का अनाज नहीं होगा, कॉटन की उपज नहीं होगी, ठीक है। जो भी चीज़ लगता है, सबसे बड़ा तो खाना है, अगर होगा नहीं तो फिर वो दिक्कत है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसून पवन हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश का एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का समन करती है, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। कुछ तो खास नहीं था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा देख लेते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये कोई भी बता देगा, मानसीन। हाँ, ये मानसीन पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पर चेरापूंजी है, ठीक है। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको लू कहा जाता है। ये उत्तरी मैदान की बात कर रहा है। अगर बंगाल का कहता है तो बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? तो ये कब होता है? जून के मध्य जून जो होता है उस समय से 15 जून के बाद से आपका मानसून का आगमन शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं? शीत ऋतु की विशेषताएं गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडी दिन एवं ठंडी रातें और ठंडी दिन एवं गर्म रातें। देखिए, मैं आप लोग को एक वीडियो में बताया था इसके पहले या उसके पहले वाले वीडियो में कि कुछ भी हो, दिन जो है हमेशा गर्म रहेगा और रात जो है हमेशा ठंडी रहेगी। चाहे वो शीत ऋतु हो, गर्मी हो, बरसात हो या कुछ भी हो, तो क्या दिन जो है गर्म रहेगी और रातें जो है ठंडी रहेगी, ठीक है। इतना ही आज के लिए, इतना ही। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।